हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द पेप्टिक अल्सर। सो जो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है उसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेरियस कोजेस कि जिसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम देखेंगे। फिर इम्पोर्टेंट है कि उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पैथोफिजियोलॉजी। सो ये डिसीज़ के बारे में सभी पॉइंट्स हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। सो फार्मारॉक्स की जो वीडियो लेक्चर्स है उसकी पीपीटीज पीडीएफ वगैरह आपको डायरेक्टली फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर से मिल जाएंगी। सो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले की। गूगल प्ले पर से आप ये जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन ए गूगल प्ले। सो गूगल प्ले पर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड द वेरियस स्टडी मटेरियल। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी इन जस्ट ₹100। सो डाउनलोड द ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पेप्टिक अल्सर। सो जानते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो पेप्टिक अल्सर इज ए डिसीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द डिसीज कि डिसीज का लोकेशन कहाँ पे है। तो पेप्टिक अल्सर जो है वो कहाँ पे होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो जीआई ट्रैक है हमारा उसके रिलेटेड ये डिसीज़ है। और स्पेशली ये जो पेप्टिक अल्सर जो फॉर्म होता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टमक के पोर्शन में होता है एंड जो पाइलोरिक कैनल है वहाँ पे ये पेप्टिक अल्सर जो है वो फॉर्म होता है। तो उसके रीजंस वगैरह हम जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिसीज इज ए ब्रेक इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक कि जो स्टमक का ये जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो कह सकते हैं हम आउटर लाइनिंग कि जो आउटर साइड है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर का जो पोर्शन दिखाया है वो है इनर लाइनिंग। तो क्या होता है, ब्रेक इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो ब्रेक होती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और समटाइम द लोअर इसोफेगस। क्या लिखा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कि यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह स्टार्ट होगा। तो ये पोर्शन में या फिर जो लोअर इसोफेगस का जो पोर्शन है कि यहाँ से इसोफेगस कंप्लीट होती है और यहाँ पे हम समझो कि लोअर पार्ट भी कह सकते हैं इसोफेगस का। तो वहाँ पे या फिर ये नीचे के जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे जो है वो अल्सर फॉर्म हो सकता है जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। सो अल्सर अकर्स व्हेन स्टमक एसिड डैमेज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड कोज द पेप्टिक अल्सर। सो ये है उसका रीज़न कि क्या होता है कि यहाँ पे क्या है हमारा स्टमक एसिड प्रेजेंट है, अंदर की ओर स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है एसिड कि जो स्टमक एसिड क्या करता है, जो इनर लाइनिंग्स होती है उसको डैमेज करता है एंड जिसके कारण वहाँ पे फॉर्म होता है अल्सर। और स्टमक अल्सर भी उसको कह सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है और उसको हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। तो स्पेशली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमारा ट्रैक है, जीआई ट्रैक जिसको हम कहते हैं, उसके रिलेटेड ये डिसीज़ है और जिसको पेप्टिक अल्सर डिसीज़ पीयूडी कहा जाता है। और उसमें इनर लाइनिंग स्पेशली ब्रेक होती है ऑफ ए स्टमक। फिर स्टमक का ये अपर पार्ट हो या फिर उसका एंडिंग का पार्ट हो या फिर उसका मिडल पोर्शन, किसी भी तरह से स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो डैमेज होती है और जिस वहाँ पे फॉर्म होता है फिर अल्सर। तो व्हाट इज़ जीआई ट्रैक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द
जीआई ट्रैक, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में कि डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत होता है ओरल कैविटी मतलब कि माउथ से, फिर वहाँ पे प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर ये है हमारे ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो फिर नीचे खुलेगी स्टमक के अंदर। स्टमक के पास पैंक्रियाज प्रेजेंट है, यहाँ पे लीवर, गैल ब्लेडर वगैरह प्रेजेंट है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, और यहाँ पे है अपेंडिक्स। तो ये होगा हमारा जीआई ट्रैक। तो जीआई ट्रैक रिलेटेड जो डिसीज़ है हमारे पेप्टिक अल्सर, तो जीआई ट्रैक इज़ ए सीरीज ऑफ होलो ऑर्गन्स जॉइन इन ए लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब फ्रॉम द माउथ टू द एनस, कि माउथ से शुरुआत होता है और उसका जो एंडिंग होता है इन ए एनस। स्टार्ट पॉइंट है हमारा माउथ, एंड पॉइंट है एनस। द होलो ऑर्गन्स मेक द जीआई ट्रैक आर द माउथ, सबसे स्टार्टिंग में माउथ, उसके बाद ईसोफेगस, फिर आएगा हमारा स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो जो पेप्टिक अल्सर फॉर्म होता है ये स्टमक का जो पोर्शन है, तो स्टमक के ऊपर है ये ईसोफेगस, तो ईसोफेगस का लोअर पोर्शन, लोअर ऑफ ईसोफेगस, कि जो हमारी ईसोफेगस है उसका लोअर पोर्शन, और स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं हम, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जो हम कह सकते हैं ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे फॉर्म होता है पेप्टिक अल्सर, और ये स्टमक तो है ही बीच में, तो स्टमक का पूरा पोर्शन प्लस लोअर ईसोफेगस एज वेल एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी वो कवर कर लेता है, कि जहाँ तक ये गैस्ट्रिक फ्लूइड या फिर जो स्टमक एसिड पहुँच सकता है वहाँ पे ये डैमेज करता है। द लीवर, पैंक्रियास एंड गैल ब्लेडर आर द सॉलिड ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। को ये एमसीक्यू के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सॉलिड ऑर्गन्स। सॉलिड ऑर्गन्स कि जहाँ पे कोई कैनाल नहीं है, जबकि ये देखो आप होलो ऑर्गन्स कैसे है कि जिसके अंदर हॉल प्रेजेंट है, कि लाइक माउथ तो ओरल कैविटी है, ईसोफेगस वहाँ पे भी कैविटी प्रेजेंट है, स्टमक में भी कैविटी है, ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये पूरा माउथ से लेकर एनस तक क्या है, होलो कैविटी है, जबकि जो बंद है वो है सॉलिड ऑर्गन्स, वो है हमारा लीवर है, पैंक्रियास है एंड गैल ब्लेडर। तो इस तरह से जीआई ट्रैक्ट तैयार होता है, और स्पेशली जो होलो ऑर्गन्स है वहाँ पे ये एसिड के कारण, स्टमक एसिड के कारण स्पेशली गैस्ट्रिक या फिर पेप्टिक अल्सर फॉर्म होता है। सो इस तरह से होता है म्यूकस एपिथेलियम, कि जो हमने इनर लेयर की जो बात की कि अंदर का जो लेयर है, कि कोई भी ऑर्गन है तो ऑर्गन के बाहर का लेयर है उसको हम कहते हैं आउटर लेयर, और अंदर का जो लेयर है वो है इनर लेयर। तो इनर लेयर में स्पेशली क्या है, म्यूकस एपिथेलियम। म्यूकस एपिथेलियम जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, और वहाँ पे एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द म्यूकस ऑफ ऑर्गन्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल दैट सीक्रेट्स द म्यूकस एंड एन अंडरलाइनिंग लेमिना प्रोप्रिया ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो समझो कि अंडर द माइक्रोस्कोप आप डिटेल स्टडी करते हो म्यूकस की, म्यूकस एपिथेलियम की, तो ये जो सेल्स वगैरह देख रहे हैं, तो वो सभी जो से कुछ सेल आपको पर्पल कलर के दिख रहे हैं, ये भी ये सेल है, तो ये सभी सेल को हम कहते हैं एपिथेलियल सेल। यहाँ पे लिखा हुआ है एपिथेलियल सेल। तो वो एपिथेलियल सेल का फंक्शन क्या है कि सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, कि वो क्या है, लेयर को प्रोटेक्शन देता है। म्यूकस लेयर क्या करता है कि जब म्यूकस रिलीज होता है तो वो लेयर एपिथेलियल सेल को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, कि एक्सटर्नल एसिड से उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर कोई भी अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस समझो कि कोई प्रोड्यूस होता है तो उससे भी उसको प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्शन का काम म्यूकस करते हैं। एंड
अंडरलाइंग लेमिना प्रोपरिया ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है कि जिससे जो स्टमक के अंदर या फिर जीआई ट्रैकियम के अंदर हम पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट जो देखते हैं कि जो मूवमेंट होती है स्टमक के अंदर। फिर द टाइप ऑफ सेल एंड टाइप ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड वेरी फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन एंड इच कैन डिफर अलोंग ए गिवन ट्रैक। तो पूरे ट्रैक के अंदर ये एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं और उनका काम है सिक्रेशन ऑफ ए म्यूकस। तो ये हो गया म्यूकस एपिथेलियम। अब स्पेशली जब पेप्टिक अल्सर होता है तो पेप्टिक अल्सर में हमारा ये म्यूकस एपिथेलियम जो है वो डैमेज होता है ड्यू टू द एसिड। कि जैसे हमें पता है कि एसिड नॉर्मल भी हम देखते हैं तो भी काफ़ी हार्मफुल होता है, ऐसे जो स्टमक एसिड भी समझो कि एक्सेसिव सीक्रेट होता है किसी पर्सन के अंदर और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो वो क्या करता है, वो लेयर्स को धीरे धीरे डैमेज करता है और ये जो एपिथेलियल सेल्स है वो डैमेज होते हैं ये एसिड से और फिर वहाँ पे फॉर्म हो सकता है अल्सर। तो आगे जानते हैं अब ये डिसीज़ के बारे में डिटेल में। तो पेप्टिक अल्सर के कोजेस क्या है? कोजेस जिसको हम इटियोलॉजी भी कह सकते हैं या फिर सिंपल वर्ड्स में कहे तो जो रीज़न कि कौन से कारण से पेप्टिक अल्सर किसी पर्सन को होता है। तो उसके लिए जो मेन फैक्टर है वो है बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यहाँ पे ये जो डायग्राम में ये हम देख रहे हैं वो है H. pylori बैक्टीरिया। So the most common cause of the peptic ulcer are infection with the bacterium Helicobacter pylori कि जिसको शॉर्ट में H. pylori कहा जाता है, पूरा नाम है उसका Helicobacter pylori। उसके साथ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक नसेड्स, एविल है, एलिवी एंड अदर्स। जितनी भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है उसका एक्सेसिव यूज़ होने के कारण भी ये स्टमक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर जो है वो किसी पर्सन के अंदर फॉर्म होता है। तो ये है उसका मेन रीज़न जो हम कह सके कि जिसके कारण होता है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। H. pylori आपको खास याद रखना है, MCQ के अंदर भी ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोजेटिव ऑर्गेनिज्म, और कौन से बैक्टीरिया के कारण पेप्टिक अल्सर होता है तो वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण। हाई स्ट्रेस एक्सेसिव अल्कोहल कोज द पेप्टिक अल्सर। ऐसा नहीं है कि H. pylori ही रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे जो फैक्टर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हम, हाई स्ट्रेस और एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शंस कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है कोई पर्सन, तो जो भी अल्कोहल आप लेते हो वो बेसिकली तो कहाँ पे जाने वाला है, स्टमक के अंदर। कि आप ओरल कैविटी से माउथ जो लेते हो वो इसोफेगस थ्रू सबसे पहले पहुँचेगा स्टमक के अंदर। तो एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शंस भी कोज करता है ये पेप्टिक अल्सर। और भी जो उसकी रीज़न है वो हम जानते हैं कि जो जीनेटिक फैक्टर्स है कि लाइक जीनेटिक फैक्टर्स प्ले ए रोल इन ए पैथोजेनेसिस ऑफ अल्सर डिसीज। कि पैथोजेनेसिस के जिसके कारण ये पेप्टिक अल्सर होता है तो इसमें फैमिली हिस्ट्री खास इम्पोर्टेंट है जिसको हम जीनेटिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं कि जीनेटिक फैक्टर्स प्ले ए रोल इन पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिसीज। उसको जानते हैं डिटेल में कि द लाइफ टाइम प्रिवेलेंस ऑफ डेवलपिंग अल्सर डिसीज इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ अल्सर पेशेंट इज अबाउट 3 times ग्रेटर देन द जनरल पॉपुलेशन। तो फैमिली हिस्ट्री के अंदर अल्सर डिसीज इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ अल्सर पेशेंट्स इज अबाउट 3 times ग्रेटर देन जनरल पॉपुलेशन। कि जो समझो कि आप फैमिली ट्रेट देखते हो तो उसमें जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कि समझो कि मदर और फादर को ये प्रॉब्लम है तो उनके जो चिल्ड्रंस है
उनको सबसे ज़्यादा रिस्क है पेप्टिक अल्सर का। फिर उसके नीचे हम और भी फैमिली ट्री तैयार करते हैं तो वहाँ पे भी ये धीरे धीरे फैल सकता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 50% ऑफ डिओडिनल अल्सर पेशेंट्स रिपोर्ट ए पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। कि जब आप केस स्टडी करते हो, प्रॉपर केस स्टडी, कि जब भी आपके पास इस टाइप का कोई पेशेंट आता है और इसकी केस स्टडी करते हो तो उसमें आपको देखोगे कि अप्रोक्सीमेटली 20% से लेकर 50% ऑफ डिओडिनल अल्सर पेशेंट्स रिपोर्ट ए पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। कि जब आप कोई पेशेंट को पूछो कि आपकी फैमिली में किसी को पेप्टिक अल्सर वगैरह था तो 20 to 50% केसेस में आपको फैमिली हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये हो गए जीनेटिक फैक्टर्स कि जिसके कारण पेप्टिक अल्सर हो सकता है। दूसरे जो उसके अलावा फैक्टर्स है, रीजंस है, वो है हार्मोनल फैक्टर्स, एविडेंस इन द कोज ऑफ ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। कि जो हार्मोनल चेंजेस के कारण जो ZE सिंड्रोम की जो हम बात करते हैं तो ZE सिंड्रोम भी एक एविडेंस है कि जिसके कारण पेप्टिक अल्सर फिर होता है, कि यह है हार्मोनल फैक्टर। उसके बाद हम देखें तो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर सिगरेट स्मोकिंग, यहाँ पे हम देख सकते हैं सिगरेट स्मोकिंग, कॉफ़ी एंड अल्कोहलिज्म, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म, एक्सेसिव स्मोकिंग also cause the पेप्टिक अल्सर इन दैट पर्सन। फिर कॉफ़ी वो भी एक्सेसिव ली जाती है तो भी हो सकता है। देन इमोशनल स्ट्रेस, एविडेंस विथ डिओडिनल अल्सर एंड एसोसिएटेड डिसीज लाइक किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फेसेमा है, लीवर साइरोसिस है या फिर रीनल फेल्यूर है। तो इस टाइप के कैसे कि ये है आपकी नॉर्मल रीनल और यह है फेल्यूर वाली रीनल। तो ऐसे केसेस में भी फिर धीरे धीरे पेशेंट्स को पेप्टिक अल्सर भी देखे जाते हैं। तो ये हो गए कोजेस या फिर उसको हम पैथोफिजियोलॉजी की लैंग्वेज में कह सकते हैं इटियोलॉजी ऑफ दिस डिसीज। नेक्स्ट है वो है पेप्टिक अल्सर के जो कोजेज। अब डायग्रामेटिकली हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री, पूरा फैमिली ट्री, एक्सेसिव स्ट्रेस, लो लेवल्स ऑफ मेलाटोनिन, उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, अल्कोहल बेवरेजेस और यहाँ पे है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो ये है कॉमन कोजेज दैट लीड्स टू द पेप्टिक अल्सर। आगे जानते हैं इसी के बारे में कि ये कोजेस इस तरह से भी दिखाए हैं। यहाँ पे अल्सर जो फॉर्म हो रहा है ड्यू टू दिस वेरियस पेप्टिक अल्सर के कोजेस के जीनेटिक फैक्टर, अल्कोहल कंजप्शन, मेंटल स्ट्रेस, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड H पाइलोरी बैक्टीरिया। अब जरूरी है उसके साइनम सिम्टम्स के बारे में जानना। तो कोजेस तो आपको पता चल जाएगा कौन से रीजन है कि जिसके कारण होता है ये पेप्टिक अल्सर। तो रीज़न के बाद जानना जरूरी है वो है सिम्टम्स। तो पेन इन द चेस्ट और अपर एब्डोमिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाया है कि एक तो वेट लॉस सिग्निफिकेंट पाया जाता है, फिर डल पेन कि जिसको यहाँ पे देख सकते हैं कि एब्डोमिन पेन हो रहा है, बर्निंग हो रही है आपको, फटीग कि जो थकान वगैरह होती है, हार्ट बर्न हो सकता है कि जो चेस्ट पेन हार्ट बर्न कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख कम लगती है, वॉमिटिंग होती है पेशेंट को, नोजिया रहते हैं, ब्लोटिंग कि जो गैस फॉर्मेशन जो हम बात करते हैं, एंड बर्पिंग। तो ब्लोटिंग एंड बर्पिंग दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं पेशेंट के अंदर कि जिसको जब पेप्टिक अल्सर होता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेल्चिंग, हार्टबर्न, इंडाइजेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पासिंग एक्सेसिव ऑफ गैस और होल बॉडी फटीग, फीलिंग फॉल सूनर देन नॉर्मल एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये है उसके मेन सिम्टम्स कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये डिसीज़। फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी इसके मेन सिम्टम्स है।
तो ये अलग अलग सिम्टम्स आपको अच्छे से याद रखना है ऑफ दिस डिसीज। आगे जानते हैं रिगार्डिंग द डायग्नोसिस। अब साइन एंड सिम्टम्स तो है आपके पास, अब ये डिसीज किसी पेशेंट को है या नहीं उसका आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सो अब जो हमें जानना है वो है रिगार्डिंग द डायग्नोसिस कि ये पेप्टिक अल्सर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं जो डायग्नोसिस के अलग अलग पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी करके ये फाइंड आउट किया जाता है कि पर्सन को पेप्टिक अल्सर है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो डायग्राम है कि अपर एंडोस्कोपी स्पेशली ओरल कैविटी से कर सकते हैं कि जिसके अंदर जो एंडोस्कोप जो होता है कि एंडोस्कोप के साथ क्या होता है अटैच कैमरा, तो वो जो है वो स्टमक के अंदर तक जाता है। ये आप देख सकते हो कि ओरल कैविटी से ये एंडोस्कोप को पास किया है और यहाँ पे स्टमक के तक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंडोस्कोप है वो ओरल कैविटी से पास करके स्टमक के तक पहुँचता है और वो जो है वो हमें कंप्यूटर की ये जो स्क्रीन है यहाँ पे देख सकते हो आप कंप्यूटर स्क्रीन। तो स्क्रीन ऊपर अच्छे से उसके इमेजेस देता है, वीडियोग्राफी देता है, से आप पता लगा सकते हो कि कौन से एरिया के अंदर अल्सर फॉर्म है। तो इजीली ये टेक्निक से डायग्नोसिस हो सकता है। फिर बायोप्सी तो आपको पता है कि जो कैंसर वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बायोप्सी के अंदर स्पेशली टिश्यू जो है वो ली जाती है, जो बायोप्सी नीडल से, समझो कि यहाँ से स्टमक के पोर्शन के टिश्यू लेकर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन करके पता लगा सकते हैं कि स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर फॉर्म हुआ है या नहीं। तो ये है वाइडली की जाती है एंडोस्कोपी टू आइडेंटिफाई द पेप्टिक अल्सर। ओके, समझो कि कोई पर्सन एंडोस्कोपी या बायोप्सी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, ये एंडोस्कोप ही ओरल कैविटी से स्पेशली पास किया जाता है। तो समझो कि कोई पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कंफर्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी है पेशेंट का, और कोई कंफर्टेबल नहीं है तो उसके लिए जो सेकंड डायग्नोस्टिक स्टेप है वो है स्टूल एग्जामिनेशन टू डायग्नोसिस डियोडिनल अल्सर। कि स्टूल एग्जामिनेशन करके भी वो हम पता लगा सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर है या नहीं। उसके बाद ब्लड एग्जामिनेशन फॉर पेप्टिक अल्सर, देन यूरिया ब्रेथ टेस्ट ये एक परफॉर्म की जाती है, अपर जीआई बेरियम स्टडी एंड आफ्टर दैट सीटी स्कैन। तो ये अलग अलग डायग्नोसिस के जो अलग अलग डिफरेंट टूल्स हैं कि जिससे आप पेशेंट की डायग्नोसिस कर सकते हैं रिगार्डिंग द पेप्टिक अल्सर। तो जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो है एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी, और उसमें भी एंडोस्कोपी में तो डायरेक्टली आपको इमेजेस देखने को मिलते हैं कि जब ये कैमरा अंदर इंसर्ट होता है थ्रू एंडोस्कोप। बट कोई पेशेंट वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप सीटी स्कैन उसका कर सकते हो, फिर स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हो डायग्नोसिस स्पेशली डियोडिनल अल्सर के लिए, ब्लड एग्जामिनेशन भी हो सकता है एंड यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो ये है मेन पैरामीटर्स कि जिससे पेशेंट की आप डायग्नोसिस कर सकते हो ऑफ ए पेप्टिक अल्सर। अब जानना है उसकी पैथोजेनेसिस के, उसके जो मेन पैथोजेनेसिस क्या है ऑफ दिस डिसीज। तो यहाँ पे लिखा है ASA एंड नसेट्स। ASA मतलब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की जो एस्पिरिन है। फिर बैक्टीरिया के अंदर H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हाइपर सिक्रेटरी स्टेटस कि जब आपका जो स्टमक एसिड है, स्टमक एसिड एक्सेसिव सिक्रेट हो रहा है, स्टमक एसिड का जो सिक्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है कि लाइक एसिड एंड पेप्सिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं एक्सेसिव अमाउंट में, तो वो भी अल्सरेशन कोज कर सकते हैं। फिर अल्टरेशन इन म्यूकोजल डिफेंस मेकेनिज्म ड्यू टू दिस मेडिसिन्स लाइक एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड एंड नसेट्स, तो वो भी फिर आपको फॉर्म कर सकता है पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है वो है नसेट्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी
एंड एक्सेसिव एसिड। तो ये जो हम मेन 4 पॉइंट कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की जो एस्पिरिन के कारण, सेकंड है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग उसके कारण, थर्ड आपका जो है पैथोजिनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंड नंबर 4 एक्सेसिव एसिड। तो ये अलग अलग रीजंस के कारण लास्ट में एक्सेसिव एसिड फॉर्म हो रहा है, और साथ में जो डिफेंस मैकेनिज्म है म्यूकोजल मेम्ब्रेन की, तो वो भी समझो कि चेंज हो जाती है, तो जिसके कारण अल्सर फॉर्म होता है। बिकॉज हमारे नॉर्मल स्टमक के अंदर, जो नॉर्मल स्टमक है वहाँ पे एसिड तो फॉर्म हो ही रहा है, सभी पर्सन के अंदर ये नॉर्मल है, बट साथ में डिफेंस मैकेनिज्म भी है कि जब भी पर्सन कोई हेल्दी होता है तो डिफेंस मैकेनिज्म के कारण जो म्यूकस है वो साथों साथ रिपेयर भी होता है। कि समझो कि कोई बार आपको ज़्यादा एक्सेसिव एसिड रिलीज़ हो गया है तो सामने ये म्यूकस मेम्ब्रेन की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उससे वो रिपेयर भी हो जाता है, तो फिर अल्सर होने के कोई चांसेस नहीं है। बट जब ये डिफेंस सिस्टम में भी अल्टरेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, और साथ में एसिड भी एक्सेसिव सीक्रेट हो रहा है, तो रिजल्टिंग वहाँ पे फिर फॉर्म हो जाता है ये अल्सर। तो ये है सिंपल पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिसीज़, और इसको जानते हैं अब डिटेल में। तो पेप्टिक अल्सर आर डिफेक्ट्स इन गैस्ट्रिक और डिओडिनल म्यूकोसा दैट एक्सटेंड थ्रू द मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है वो है हमारा आउटर लेयर स्टमक का, और ये जो रेड जो आपको दिख रहा है वो है उसका इनर लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग का ये जो म्यूकोसा है, ये वाला पार्ट है वो भी नॉर्मल है, ये वाला पार्ट भी नॉर्मल है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट, तो ये जो फॉर्म हुआ है वो है अल्सर। कि एक्सेसिव समझो कि एसिड यहाँ पे सीक्रेट हो ही रहा है, एसिड जो है वो एक्सेसिवली सीक्रेट हो रहा है, प्लस डिफेंस जो है उसका डिफेंस सिस्टम जो रिपेयर होने की है वो डिक्रीज हो रही है। तो फिर क्या होगा, ये जो नॉर्मल कंडीशन में से चेंज होके यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये एसिड। तो ये है पैथोजेनेसिस ऑफ दिस अल्सर। तो ये डायग्राम आप इजीली समझ सकते हैं रिगार्डिंग पेप्टिक अल्सर। तो ये आपको देखना है कि ये जो भाग, ये जो डैमेज है, सिंपल आपको दिख रहा है, ये जो डैमेज उसको हम कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर। यहाँ पे होता है तो उसको आप पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कह सकते हैं। और समझो कि ये डिओडिनम के पार्ट में होता है तो उसको डिओडिनम अल्सर कहेंगे। तो ये दो मेन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक एंड डिओडिनम secretes the mucus in response to irritation of the epithelial lining as a result of cholinergic stimulation। cholinergic stimulation कि जब एक्सेसिव एसिड सीक्रेट होता है, इंक्रीज इन एसिड सिक्रेशन, तो कोलिनर्जिक सिक्रेशंस के कारण हमें पता चलता है ब्रेन को और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता चलता है कि स्टमक के एरिया के अंदर एक्सेसिव एसिड जो है वो सीक्रेट हो रहा है। तो हमारी बॉडी की जो ऐसी सिस्टम होती है कि प्रॉपर सभी के सामने क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस। तो क्या होगा कि द एपिथेलियल सेल ऑफ द स्टमक एंड डिओडिनम सीक्रेट द म्यूकस इन रिस्पॉन्स टू इरिटेशन ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग। कि जब एक्सेसिव एसिड के कारण जो एपिथेलियल की जो ये हम लाइनिंग देख रहे हैं उसको क्या होगा, फिर इरिटेशन होगा, और वो इरिटेशन को फर्दर क्योर करने के लिए ज़रूरी है ये हमारा बॉडी का प्रॉपर डिफेंस। और उसके तौर पे ये म्यूकस जो है वो सीक्रेट होगा, और वो कौन सीक्रेट करेगा, तो एपिथेलियल सेल के, जो आगे हमने शुरुआत में ही देखा कि एपिथेलियल सेल ऑफ स्टमक एंड डिओडिनम क्या करते हैं, म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। और ये म्यूकस क्या करता है, जो एसिड है
उसके साथ मिक्सअप होके या फिर यहाँ पे एक अपना प्रोटेक्टिव लेयर बना के इसका इरिटेशन जो है वो डिक्रीज करेगा। बट जब ये डिफेंस सिस्टम में चेंजेस हो जाते हैं तब ये प्रोसेस नहीं होती। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंडोस्कोपी इमेज यहाँ पे हम देख सकते हैं, एंडोस्कोपी इमेज है यहाँ। तो एंडोस्कोपी इमेज में आप देख सकते हैं ये इनर लाइनिंग के अंदर फॉर्म हो गया है ये अल्सर। तो ये है पेप्टिक अल्सर की पैथोजेनेसिस। सो ड्यू टू द इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन प्लस रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक इनटू डियोडिनम, इंक्रीज इन गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन और साथ में रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक एसिड इनटू डियोडिनम। नेक्स्ट, increase vagus nerve stimulation, increase number of parietal cell as thin patient, increase the hormonal stimulation Zollinger-Ellison syndrome, gastrinoma and gastrin, and increase the responsiveness of parietal cell to secretory stimuli। तो आगे जो हमने पॉइंट देखे वही है कि स्टमक एसिड सिक्रेट हो रहा है, वेगस नर्व का स्टिम्युलेशन इंक्रीज हो रहा है, ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम है, और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पेरिएटल सेल टू सेक्रेटरी स्टिम्युली की जो रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं पेरिएटल सेल के जो एपिथेलियल सेल में सेक्रेटरी, ये पेरिएटल सेल जो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं वो हो रहा है फिर डिक्रीज। तो ये है रीजंस ऑफ peptic ulcer। So the peptic ulcer are the area of degeneration and necrosis of gastrointestinal mucosa exposed to acid peptic secretion। तो ये है आपके लिए अब मेन पॉइंट पैथोजेनेसिस के, कि जो आप एग्जाम्स के अंदर डिटेल में एक्सप्लेनेशन के तौर पे, कि जब आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखोगे एग्जाम के अंदर तो उसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये एक वर्ड खास इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेक्रोसिस। पेप्टिक अल्सर आर द एरिया ऑफ डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक्सपोज टू एसिड पेप्टिक सिक्रेशन। तो अब जरूरी है जानना कि नेक्रोसिस क्या है। तो द डेथ ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल, द डेथ ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्स in an organ or in a tissue due to the disease, injury or failure of the blood supply। तो नेक्रोसिस होती है कहाँ पे? तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो म्यूकोसा है कि जो एसिड पेप्टिक सिक्रेशन के अंदर एक्सपोज हो रहा है, वो एरिया का डीजनरेशन हो रहा है और साथ में हो रही है नेक्रोसिस। कि नेक्रोसिस के अंदर वहाँ के जो सेल है वो डेथ हो रही है एंड उनको इंजरी हो रही है। थ्रू दे कैन अकर एट एनी लेवल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक दैट एक्सपोज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। तो अब जो हम स्टमक एसिड की जो बात कर रहे हैं, तो स्टमक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो स्टमक एसिड जो है हमारा बना है, एक तो है पेप्सिन की जो एक टाइप का एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और साथ में प्रेजेंट है उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों मिलाकर बना रहे हैं स्टमक एसिड, और वो एक्सेसिव जब सिक्रेट हो रहा है तो वो डीजनरेशन करता है एंड नेक्रोसिस करता है ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा, और फिर वहाँ पे फॉर्म होता है ये अल्सर। दे अकर्स मोस्ट कॉमनली 98 to 99% इन आइदर द डियोडिनम और द स्टमक इन द रेशियो ऑफ फॉर्जेम 1, रिजल्टिंग ईच ऑफ टू मेन टाइप्स में बी एक्यूट और क्रोनिक। और दोनों की जो डियोडिनम और स्टमक दोनों जो अल्सर फॉर्म होते हैं वो एक्यूट भी हो सकते हैं या फिर क्रोनिक। तो ये हो गई पैथोजेनेसिस ऑफ दिस पेप्टिक अल्सर। अब जानते हैं उसके टाइप्स। तो दो टाइप के अल्सर फॉर्म होते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक फर्स्ट डायग्राम के अंदर हेल्दी स्टमक, और यहाँ पे जो सेकंड है अल्सरेटेड स्टमक की। गैस्ट्रिक अल्सर्स कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं? तो ये मेन जो स्टमक का पोर्शन है, ओके, ये जो हम देख सकते हैं स्टमक का
जो पोर्शन है वहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये गैस्ट्रिक अल्सर। और ये जो डियोडुनम का जो एरिया है, डियोडिनल एरिया, वहाँ पे डियोडिनल अल्सर जो ये फॉर्म हो रहा है। तो दो टाइप हो गए अल्सर के, गैस्ट्रिक अल्सर एंड डियोडिनल अल्सर। सो ये दोनों अल्सर के बारे में अब आपको देखना है प्रॉपर डिफरेंस, कि जो एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट IMP है दिस डिफरेंस। तो गैस्ट्रिक अल्सर तो अकर इन स्टमक और डियोडिनल अल्सर अकर्स इन ए डियोडिनम। एपिगैस्ट्रिक पेन 1 to 2 hours आफ्टर ईटिंग एंड एपिगैस्ट्रिक पेन 2 to 5 hours आफ्टर ईटिंग। तो ये फर्स्ट पॉइंट। आफ्टर दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जानते हैं अब उसके बारे में कि कैन कोज हेमेटेमिस और मेलिना, कैन कोज मेलिना और हेमेटोचेजिया। फिर फोर्थ पॉइंट के अंदर देख सकते हैं कि हार्ट बर्न, चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड अर्ली सैटाइटी आर कॉमनली सीन। और यहाँ पे देख सकते हैं डियोडिनल अल्सर के अंदर हार्ट बर्न, चेस्ट डिस्कम्फर्ट आर लेस कॉमनली बट मे सीन। कैन कोज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मोस्टली इन एल्डरली, पेन में अवेक पेशेंट्स ड्यूरिंग द नाइट। तो ये जो 5 पॉइंट है डिफरेंस के, वो आप देख सकते हैं रिगार्डिंग द पेप्टिक अल्सर के जो मेन टाइप है, कि एक टाइप है उसका गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा जो टाइप है वो है डियोडिनल अल्सर। अब आपके लिए हम एक एक्सरसाइज दे रहे हैं कि जिसके अंदर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आपको क्या कमेंट करना है एज अ एक्सरसाइज, कि ये जो यहाँ पे दो वर्ड है मेलेना और हेमेटोचेजिया, और यहाँ पे है वर्ड हेमेटेमेसिस एंड मेलेना। तो दोनों की जो डेफिनेशन है, दोनों की डेफिनेशन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करनी है एज अ आवर एक्टिव यूज़र्स, की जो एक्टिव यूज़र्स है, एक्टिव स्टूडेंट्स है, वो उनको हम एक एक्सरसाइज दे रहे हैं कि जिसके अंदर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये दोनों के मीनिंग या फिर डेफिनेशन कमेंट करनी है। ओके, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देंगे। सो अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट। तो हमने कौन से पॉइंट्स कवर किए? तो सबसे पहले हमने जाना कि डेफिनेशन के बारे में ऑफ पेप्टिक अल्सर। फिर हमने जाने अलग अलग कोजेस के बारे में, कोजेस के जो अलग अलग रीज़न है कि जिसके कारण हो रहा है ये पेप्टिक अल्सर। तीसरी चीज़ हमने जानी रिगार्डिंग उसके अलग अलग साइन देखे, उसके सिम्टम्स के बारे में हमने स्टडी की कि जो अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं। फिर उसकी पैथोलॉजी या फिर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिसीज़। फिर हमने देखा दोनों के टाइप्स पेप्टिक अल्सर के, और नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया ऑल्सो द डायग्नोसिस, कि किस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रीटमेंट, कि आप उसको कंडीशन को ट्रीट कैसे करोगे, कैसे पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है इन दिस पेप्टिक अल्सर। तो उसके लिए मेडिसिन्स यूज़ की जाती है कि जिसको कहा जाता है कि ड्रग्स फॉर द पेप्टिक अल्सर। तो ये मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर, कि जो कोजेस है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है रीज़न के तौर पे। रीज़न क्या था, एसिड जो है उसका सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा था। तो हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए कि जो एसिड सिक्रेशंस को क्या कर देती है, अपने जो रीज़न है उसी को इनहिबिट कर देती है। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स, तो वो है हिस्टेमाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसको H2 एंटी हिस्टेमाइंस भी कहा जाता है, कि लाइक सिमेटिडिन है, रेनिटिडिन है, फैमोटिडिन, रॉक्साटिडिन एंड निजाटिडिन। सो ये मेडिसिन्स लेने से क्या होता है कि जो स्टमक एसिड एक्सेसिव सीक्रेट होता है वो
डिक्रीज होगा, जिसके कारण पेशेंट को समझो कि कोई सिमेटिडिन लेता है, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, रोक्सा या निजाटिडिन लेता है, तो उसके अंदर जो स्टमक एसिड जो है, जो सीक्रेट होता है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, जिसके कारण हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, एसिड इंडाइजेशन, एक्सेसिव एसिड वगैरह डिक्रीज होगी। और यहाँ पे हम लेबल पे भी देख सकते हैं जो रेनिटिडिन टैबलेट्स का है कि लिखा है फॉर इफेक्टिव रिलीफ ऑफ हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, एसिड इंडाइजेशन एंड एक्सेसिव एसिड। तो रेनिटिडिन टैबलेट्स की जो है H2 एंटी हिस्टेमाइन की, जिसको हिस्टेमाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स। तो ये हो गई H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग। सेकंड है वो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स की, जिसके अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की ओमिप्राजोल है, एसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल वगैरह ड्रग्स। फिर पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल एंड डेक्स्ट्राबिप्राजोल कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के पीछे ये है प्राजोल। ओके, कोई भी क्लास देख लो आप पीपीआई की, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को पीपीआई कहा जाता है, पीपीआईस, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये क्या करते हैं कि पीपीआई टर्न ऑफ प्रोटॉन पंप्स एंड रिड्यूस द एसिड, कि जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, एसिड को सीक्रेट करवाते हैं। तो एसिड प्रोड्यूस बाय द प्रोटॉन पंप, तो उसको क्या करते हैं कि पीपीआई प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण जो एसिड जो है वो कम सीक्रेट होगा, इट विल डिक्रीज द सीक्रेशन ऑफ एसिड, एसिड का जो सीक्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, और जिसके कारण पेशेंट को हो रिलीफ मिलेगी फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर। कि ओमिप्राजोल, एसोमोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये सभी प्राजोल्स वाली ड्रग आपको अच्छे से याद रखनी है। थर्ड जो उसकी ट्रीटमेंट की ट्रिक है वो है एंटीकोलिनर्जिक्स मेडिसिन को यूज़ करना, कि आप यहाँ पे देख सकते हो पायरेंजेपाइन है, प्रोपेंथेलाइन एंड ऑक्सीफिनोनियम, वो मेडिसिन को आप एंटीकोलिनर्जिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग की जो मिसोप्रोस्टोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसोप्रोस्टोल की जो सिप्ला की प्रोडक्ट है, 200 माइक्रोग्राम की जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो टैबलेट से भी आप गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को इनहिबिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कि गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स। स्टेप 1 में हमने क्या किया, सिक्रेशन को इनहिबिट करे ऐसी मेडिसिन दी कि अब सिक्रेशन कम हो रहा है, बट अब जरूरी है जो ऑलरेडी एसिड जो प्रेजेंट है उसको करना न्यूट्रलाइज। तो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स देंगे, तो जिसके अंदर सिस्टेमिक एंटासिड्स के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम साइट्रेट, कि स्पेशली जो इनो पाउडर होता है, कि जो एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स जो हम कहते हैं कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, उसके साथ साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड भी होता है, तो इनो है। फिर दूसरी एक प्रोडक्ट है सोडा जी, तो वगैरह यूज़ किए जाते हैं एज अ सिस्टेमेटिकली सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड्स की जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट है नॉन सिस्टेमिक के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मागाल्ड्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग जो सस्पेंशंस आते हैं, कि ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मागाल्ड्रेट सिमेथिकॉन सस्पेंशन है। फिर आपने फेमस मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो भी एक फेमस प्रोडक्ट है कि जो एंटासिड के तौर पे काम करती है। तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉटल के ऊपर स्टमक की डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है,
तो ये है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स। नेक्स्ट है अल्सर प्रोटेक्टिव्स, जिसके अंदर सुक्राल्फेट, कॉलोइडल बिस्मथ, सबसाइट्रेट। तो CBS की ये टैबलेट्स आती है एंड सुक्राल्फेट की जिसकी सिरप आते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं सस्पेंशन होता है सुक्राल्फेट का, कि जो अल्सर प्रोटेक्टिव कि अल्सर के आसपास अपना प्रोटेक्टिव लेयर बना के उसको जो है वो अच्छे से क्योर करता है। तो ये हो गई ड्रग्स फॉर द पेप्टिक अल्सर, अल्सर प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट है एंटी H पाइलोरी ड्रग्स कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है उसको ट्रीट करेगी। कि समझो कि किसी पेशेंट के अंदर पाया गया है कि H पाइलोरी के कारण ये स्टमक के अंदर H पाइलोरी के कारण हो रहा है, तो उसके अंदर मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स काफ़ी इफेक्टिव रहती है कि जो एबॉट की प्रोडक्ट है, उसके साथ एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन वगैरह एंटीबायोटिक्स जो है कि एंटी एमोइबिक ड्रग भी कहा जाता है उनको, एंटी एमोइबिक, फिर एंटीबायोटिक्स है ये सब। ओके, तो ये एंटीबायोटिक्स थेरापी की स्पेशली जो H पाइलोरी के सामने इफ़ेक्टिव मेडिसिन से उससे भी आप पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कि ये जो H पाइलोरी ज़्यादा डिसीज़ को हाइपर ना करे, क्रोनिक ना करे, उसके लिए इसको ही किल करने के लिए और स्टमक या हमारा जो GI ट्रैक्ट में से उसको एक्सपेल आउट करने के लिए ये मेडिसिन हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मस्ट शेयर दिस वीडियो, कि जब भी नीचे आपका ये ऑप्शन होता है वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड ऑल्सो यू कैन डू द वैल्यूएबल कमेंट्स। कि आपके जितने भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फेसबुक है, मैसेंजर से, टेलीग्राम्स ग्रुप है, व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप्स वगैरह है, तो सभी पे, इंस्टाग्राम, सभी पे आप ये वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, फॉर दैट व्हाट्सएप ऑन 9426180836। Also use the app Pharmarox, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. Also use our app Pharmarox Android application on Google Play.